अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की बुनियाद पर हालात का अचानक तब्दील होना एक खतरनाक तब्दीली की जानिब बढ़ने के मुतरादिफ है। जहां पाक अफगान मुज़ाकरात की नाकामी और TTP की जानिब से पाकिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयां सर अंजाम दी जा रही हैं, वहीं पाक अफवाज की जानिब से जिस खदशे का इजहार गुज़श्ता हफ्ते किया गया था कि भारत फॉल्स फ्लैग की जानिब बढ़ रहा है और इस फॉल्स फ्लैग की बुनियाद बनाकर एक नई जंगी जहरियत करेगा, वो मंजरनामा अब वाज़ेह हो चुका है। कल रात भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन पर खड़ी एक गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें तकरीबन 10 अफराद जहां बाक और 24 के करीब जख्मी बताए जा रहे हैं। इब्तदाई दावों के मुताबिक ये गाड़ी के गैस सिलेंडर का धमाका था, मगर भारतीय मोदी रजीम समेत गुदी मीडिया ने इसे दहशतगर्दाना कार्रवाई से जोड़कर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वहीं कल पाकिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज पर खारजियों ने हमला किया और फोर्सेस ने 2 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया, जबकि ऑन ग्राउंड ऑपरेशन अभी तक जारी है, जहां तमाम कैडेट्स महफूज है। इसके अलावा आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी दोपहर तकरीबन 12:30 बजे G11 सेक्टर की कचहरी के नजदीक जोरदार धमाका हुआ। खुदकुश धमाके के बायस 12 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अब इन दोनों वाकयात का मुश्तरका पैटर्न क्या महज इत्तफाक है या सोची समझी साजिश है? ये एक अहम सवाल है। क्या भारत अपनी प्रॉक्सी तालिबान समेत दीगर दहशतगर्दाना ग्रुप्स को एक्टिव करके पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की जानिब ले जाने के लिए ये कार्रवाइयां सर अंजाम दे रहा है? क्योंकि भारत में मौजूद दहशतगर्द मोदी की जमात BJP की एक तारीख रही है कि जब जब वो भारत में बरसर इक़्तिदार आए तो अपनी सियासी हैसियत और इंतखाबी नताइज की खातिर उन्होंने ऐसी घटिया हरकत को सर अंजाम दिया। भारत में उड़ी हमला हो तब भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी, कारगिल हो तब भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी, पुलवामा हमला, अमरनाथ हमला, पठानकोट, पार्लियामेंट हमला, कंधार हाईजैक, कश्मीरी हिंदुओं का मामला हो, पहलगाम हमला हो और अब दिल्ली हमला हो, सबके सब BJP की हुकूमत में किए गए और अक्सरियत में ये हमला तब किया गया जब भारत में कहीं ना कहीं इंतखाबात थे और सियासी तौर पर फायदा हासिल करना था। इनमें से किसी भी हमले की अब तक ना तो मुकम्मल कोई तफ्तीश हुई है और ना किसी को मुजरिम करार देकर सजा दी जा सकी है। इस सब के साथ साथ अगर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की बात करें तो कल 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास हुई और आज इस हवाले से कौमी असम्बली का इजलास हुआ। इसके अलावा कल सीनियर सहाफ़ी और सेनेटर इरफान सद्दीकी साहब को अदालत के बायस सेनेट में वोटिंग का हिस्सा नहीं बन सके और फिर वो रात गए, इंतकाल भी कर गए। मुल्क जहां बैरूनी खतरात का शिकार है, वहीं अंदरूनी सतह पर पाकिस्तान का सियासी निज़ाम अपने सियासी मकासद के लिए भी सरगर्म नजर आ रहा है। सवाल ये उठता है कि दहशतगर्दी की इस नई लहर के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान सख्ती से अमल दरामद कब होगा? क्या भारतीय प्रॉक्सीज और खवारजियों के खिलाफ बराह रास्त बड़ा ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद है बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर अहमद हसन अरबी। अहमद, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। अहमद, सबसे पहले तो आज का जो अफसोसनाक वाकया हुआ है इस्लामाबाद में और शहादतें हुई हैं, अब सवाल ये उठ रहा है कि कल रात भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में हमला हुआ और आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पर हमला किया गया। क्या आपको कोई मुमासलियत कहीं ना कहीं नजर आ रही है? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये दोनों कहीं लिंक्ड अप है? देखिए, एक तो जो भारत के अंदर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली की, उसके अंदर द मल्टीपल लूप होल्स हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद के अंदर ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तस्वीरें, इमेजेस, एविडेंस वगैरह सामने आया है, इट इज वेरी क्लियर कि ये टेररिस्ट अटैक जो है वो हुआ है, सुसाइड बॉम्बिंग है। और इसमें पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ऊपर बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, एविडेंस, प्रूफ्स, सबूत पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान इतने ज्यादा रख चुका है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में देयर इज इंडो अफगान नेक्सस, और ये दोनों मुमालिक उसमें इन्वॉल्व हैं। TTP को क्रिएट करने वाले भी इंडियंस से, क्रिएट इंडियंस ने की और उसका जो बेस एरिया था वो अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया। अब अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर TTP को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी करवाने के लिए। सेम गोज फॉर फितना हिंदुस्तान, यानी जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलोचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं। सो ये इट्स अ ज्वाइंट ऑपरेशन जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है, जिसमें अफगानिस्तान भी
इन्वॉल्व है और इन दोनों मुल्कों का जो टारगेट है वो पाकिस्तान है। प्लान यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो डोवल डॉक्ट्रिन के तहत इतनी ज्यादा दहशतगर्दी करवाई जाए कि पाकिस्तान के अंदर इतना इंतशार हो कि बॉर्डर्स पाकिस्तान के इनसिक्योर हो, और जब वो इनसिक्योर हो तो फिर कोल्ड स्टार्ट के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए। वही पुराना 2001, 2002, 2003 वाला इनका प्लान। मतलब कड़ियां वहां मिलती हैं, हम अगर हम कहें कि ये उनमें इन्वॉल्व है अफगान तालिबान। जी बिल्कुल, अफगान तालिबान ये जो आपने पिछले कुछ अरसे से आप देखें, अब तो चीजें टीटीपी, बिल्कुल हाँ। वाज़ेह तौर पर सामने आ गई ना। अफगान तालिबान की जो स्टेक है, ये जो नेक्सस है अफगान तालिबान का, स्मगलिंग का, ड्रग ट्रेड का, टेररिज्म का, ये इन लाइन और इन सिंक है इन ट्रस्ट के साथ जो कि इंडिया के हैं इस खत्ते के अंदर। सो आप अफगान तालिबान बिल्कुल लिंक्ड अप है इंडिया के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना, और अपना इंटरेस्ट भी इनका इसी में है कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्द तंजीमों के हाइड आउट्स हैं, सेफ हेवन्स हैं, इसको ये बना के रखें। क्योंकि प्रॉब्लम इनके लिए ये है कि द मोमेंट अफगानिस्तान के अंदर ये जो अफगान तालिबान इस वक्त इक्तदार में बैठे हैं, ये एक इंटरम अफगान गवर्नमेंट है। ये कहकर आए थे कि हम अफगानिस्तान के अंदर एक इंटरम गवर्नमेंट लेके आएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर हालात बहुत खराब है, सिविल वॉर हो सकती है, तो अफगानिस्तान के अंदर हम एक इंटरम सेटअप लेके आएंगे, उसके बाद हम अपना एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लेके आएंगे जो कि लेजिटिमेट होगा, जो कि अफगानिस्तान के लोगों की जो राय है और उनके जो डिमांड्स हैं उसके मुताबिक होगा। अब यहाँ पे अगर अमन आ जाए, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जाए, खित्ते के अंदर दहशतगर्दी अफगानिस्तान करवाना बंद कर दे, तो फिर इनकी हुकूमत भी जाती है, ये जो इलिजिटिमेट रजीम है ये भी चेंज हो जाती है। सो इनका इंटरेस्ट इसी चीज में है कि ये दहशतगर्दी को करवाते रहे, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भेजते रहे। तो अफगान तालिबान कंप्लीटली ऑन बोर्ड है और वो जिम्मेदार है इस दहशतगर्दी। इस हमले को जो खुदकुश बमबार था उसका सर भी मिल चुका है, और लाजमी बात है अदारे इसकी शनाख्त का भी पता लगा लेंगे। हालांकि सब जानते हैं ये भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द है, टीटीपी है, बीएलए टाइप लोग हैं। आप क्या समझते हैं, हमें जल्द इनके खिलाफ कोई अस्करी जवाब नजर आ सकता है? देखें, अब बात यही है कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान मल्टी जो फ्रंट्स हैं, उस मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं। हम डिप्लोमेटिकली भी अफगान तालिबान के साथ हमने अभी पहले भी इंगेज करने की कोशिश की, डिप्लोमेटिकली हम और भी करें, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के थ्रू। पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इस खत्ते की जो इस वक्त अफगान तालिबान को प्रेशराइज कर रही हैं कि वो दहशतगर्दी खत्म करे। इसके साथ साथ एक काइनेटिक एंगल भी है, हमारी जो अफवाज हैं वो काइनेटिक ऑपरेशंस भी कर रही हैं दहशतगर्दी के खिलाफ और दहशतगर्दों के खिलाफ, और आखिरी टेरर हाइड आउट तक ये वो पाकिस्तान की जो जिद्दोजहद है दहशतगर्दी के खिलाफ वो जारी रहेगी, और इसको मजीद तेज करने की जरूरत है। और अभी आप देखेंगे कि जो हालात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो यही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक अब जो जंग है वो अपनी फाइनल स्टेजेस के अंदर दाखिल हो गई है, और एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्रैकडाउन और क्लैंप डाउन आप देखेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ। आई एम होपफुल कि अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर नजर आएगा। बिल्कुल। अब क्या हमें दोबारा नेशनल एक्शन प्लान की तरह या उसी पर मुकम्मल अमल दरामद सख्ती से शुरू नहीं कर देना चाहिए? और क्या इसके लिए सिविल मिलिट्री क़यादत ग्रैंड बैठक करके बड़े फैसले करने का वक्त नहीं आ गया कि अब हम यकसू हो जाएं, जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं उनको साइड पे रख के? अब तो बात कैपिटल तक आ गई हुई है। देखें, बात यही है कि क्या जो जो भी इस ऑपरेशन के खिलाफ पॉलिटिकल, देखिए इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें माजी में इंडिया ने बनाई हैं, चाहे आप मुफ्ती बानी की बात करें, चाहे आप तामिल टाइगर्स की बात करें, चाहे आप टीटीपी की बात करें, चाहे आप बीएलए की बात करें, जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये रॉ के स्कूल से मैन्युफैक्चर होकर निकली हैं, उन सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टेंस होती है वो पॉलिटिकल कवर के बगैर पॉसिबल नहीं होती। मुफ्ती बानी के लिए इनका पॉलिटिकल कवर अवामी लीग था, तामिल टाइगर्स के लिए भी इनका एक पॉलिटिकल कवर श्रीलंका की एक पार्टी थी, और उसी तरह जो टीटीपी है उसके लिए भी पॉलिटिकल कवर्स इंडिया ने हमेशा रखे। अब अपने इंटरेस्ट के लिए अगर कोई सियासी जमात टीटीपी को सपोर्ट कर रही है तो वो दैट इज डिजास्ट्रस, दैट इज सुसाइडल। टीटीपी को अगर आप पॉलिटिकल सपोर्ट यहां से खत्म कर दें तो टीटीपी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसी तरह जिस तरह आप बीएलए का जो ह्यूमन राइट्स कवर है, जो मारंग बलोच या समी दीन या इस तरह की जो औरतों का इस्तेमाल करके दिया जाता है, अगर वो भी खत्म हो जाए तो बीएलए भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो क्रिएट किया जाता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज अगर पाकिस्तान के साथ लॉयल है, उन्हें अब तक तो अकल आ जानी चाहिए थी कि टीटीपी सिर्फ, अगर टीटीपी के बारे में अगर आप देखें आज तक केपीके के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी ने टीटीपी को सपोर्ट किया है, इवेंचुअली टीटीपी ने उसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया है।
लेकिन फिर भी हमारी कुछ सियासी जमातें हैं जो एडमेंट हैं इस बात पे कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना है या इनके नैरेटिव को उन्होंने टो करना है। लेकिन अब हालात जिस तरफ जा रहे हैं, आप देख रही हैं इंडिया की तरफ से एक मिस एडवेंचर इज लर्किंग जस्ट अराउंड द कॉर्नर। वो पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। वो जो बिल्डअप कर रहे हैं दिल्ली अटैक के बाद वाला, मोदी की आज भूटान वाली तकरीर, उससे पहले अजित कुमार डोवल की जो स्पीच आई है 31 अक्टूबर को, दे आर ऑल पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स द फैक्ट कि इंडिया इस दफा एक बड़ा मिस एडवेंचर करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। उसका जवाब भी फिर पाकिस्तान ने देना है, और जब पाकिस्तान जवाब देगा तो ये जियोपॉलिटिकल टेक्टोनिक शिफ्ट होगा पूरी दुनिया के लिए और इस खित्ते के लिए भी। तो आई थिंक अब जो फैसले होंगे दहशतगर्दी के खिलाफ भी और भारत के खिलाफ भी, दे विल बी डिसाइडेड इन द बैटलफील्ड, और उसी के बाद फिर आगे देखेंगे कि क्या होगा। बिल्कुल फैसले, सख्त फैसले लेने होंगे, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि फितनतुल ख्वारिज की जानिब से भी वाना कैडेट कॉलेज पर भी हमला किया गया। वहां ऑपरेशन भी जारी है जहां सैकड़ों अफराद अंदर मौजूद हैं और फोर्सेस ने खारजियों को जहन्नुम वासिल भी किया है। ये जो नई दहशतगर्दी की लहर उभरी है, आई मीन अगर हमने ना कोई ऐसा एक्शन लिया तो खुदा न खास्ता दोबारा 2014 वाली सूरत हाल बन सकती है। देखिए, आई थिंक अभी की जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, जो स्पेशली जो इस वक्त जो ग्राउंड के ऊपर आपको स्ट्रेटेजी नजर आ रही है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिवली ये जो टेररिज्म है इसको क्लैम्प डाउन होगा इसके खिलाफ। अभी जो रीसेंट आपने देखा कि कल में पिछले 24 घंटों में या पिछले 5-7 दिनों के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात में आप तेजी देख रही हैं, उसको आप लिंक अप करें इंडिया के एक्शंस के साथ। क्योंकि ये जो टीटीपी और बीएलए है, इसकी दहशतगर्दी का अब काबुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिल्ली है। काबुल एक एक्सटेंशन और एक टूल है। काबुल एक टूल, एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने अपनी सोल्ड देयर सोल्स टू द डेविल, वो जो अंग्रेजी की कहावत है, वो अफगान तालिबान ने किया है। लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो अभी जो आपको दहशतगर्दी नजर आ रही है, वो इंडिया का जो मिस एडवेंचर वो करना चाह रहे हैं, उससे पहले वो टेम्परेचर को रेस कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर केओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस सारी सिचुएशन में ये जो अब इंडिया करने जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा, वो चीजें डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी जो दहशतगर्दी है, अब दहशतगर्दी को इतनी स्पेस मेरा नहीं ख्याल पॉसिबली मिल सकती है कि वो दोबारा से 2014 की, हाँ उनकी कोशिश यही है, दुश्मनों का प्लान यही है कि इन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को मजीद बढ़ाना है। लेकिन आई थिंक अभी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रेटजी एट प्ले है इस वक्त, वो इतनी स्पेस इनको नहीं मिलेगी कि ये दोबारा ग्राउंड गेन कर सके। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। जिस तरह कैडेट कॉलेज पर जिस तरीके से हमला किया गया और पाकिस्तान के इमेज को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और अफगानिस्तान और भारत की जानिब से आखिर क्या वजह है कि ये लोग बार बार जलील होने के बाद भी, जब पाक अफवाज ने दुनिया भर में अपना नाम बनाया, उनको शिकस्त दी, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे और अपनी कार्रवाइयां तेज से तेज किए जा रहे हैं। देखिए, बात यही है कि भारत को आपने देखे मारका हक बुनियानुल मरसूस, मारका हक और बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने अपनी हार्ड पावर को बहुत वाइजली प्रोजेक्ट किया इंडिया के खिलाफ, और फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है, आपने देखा मारका हक बुनियानुल मरसूस के फौरन बाद पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी दुनिया के साथ बेहतरीन हो गए। अमेरिका के अंदर जो ईरान इसराइल वॉर, उसमें पाकिस्तान का जो मौकफ था कि हम अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, उसी के ऊपर फिर बात हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम थ्रेट किया कि तेहरान को खाली कर दो। उसके बाद फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पीस की बात करना शुरू हो गए, अमन की बात करना शुरू हो गए। उसके बाद कतर वाले मामले में पाकिस्तान प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट हो गया। हर 15 दिन के बाद तो हमारी इतनी इंपॉर्टेंट एक अचीवमेंट होती है जो हिस्टोरिक होती है। तो जाहिर है इंडियंस को ये बात नजर आ रही है, एंड इवन द अफगान्स आर अंडरस्टैंडिंग कि जो पाकिस्तान का ये राइज टू ग्लोरी हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ हार्ड पावर। अब इसको अगर हमने खत्म करना है, इसको हमने रोकना है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान तो हर गुजरते वक्त के साथ तरक्की करता चला जा रहा है। अब हम डील्स कर रहे हैं, ट्रेड की, इकोनॉमी की, हम जो वर्क फोर्स है उसको एक्सचेंज करने की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान तो एक ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सचेंज पे चला गया है। तो इस सारी सिचुएशन में वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को रोकना है अगर, तो हमें भी हार्ड पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवानी पड़ेगी। इंडिया के केस में हमें को मिस एडवेंचर करना पड़ेगा। इस वजह से वो अपनी एक लास्ट डिच एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान के इस राइज को रोका जा सके। इसी वजह से आपको दहशतगर्दी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अहमद, अब फौरी तौर पर आपके ख्याल में क्या होना चाहिए जिससे तालिबान काबिज रजीम को काबू किया जा सके? क्योंकि
क्योंकि जो मुज़ाकरात थे वो भी कामयाब ना हो सके। अब ईरान सालसी की पेशकश की है और तुर्किया का भी वफ्द दोबारा पाकिस्तान आ रहा है। ऑब्वियसली आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं, ये लोग क्या सफारती ज़बान समझ लेंगे या फिर हमें अब हार्ड स्टेट पर खुलकर अमल दरामद शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम सीज फायर मोड में ही है ना हमारा स्टेटस। देखें, आपका अफगानिस्तान के साथ जैसे भी मामलात हों डिप्लोमेटिकली, हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट। वो तो आपने करना ही करना है। वो अफगानिस्तान से बढ़ के अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है आजकल के दौर में, सिर्फ वही रियासतें सरवाइव कर रही हैं जो हार्ड स्टेट है। और हार्ड स्टेट क्या होती है? जिसमें कानून की बालादस्ती होती है और हर डिपार्टमेंट, हर इंस्टीट्यूट अपना काम करता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के तहत आपको मुल्क को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसमें आप अगर कोई जुर्म करेंगे तो आपको उसकी सजा मिलेगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, एक सिस्टम का एक डिटरेंट होगा अंदर। वो हार्ड स्टेट होती है। वो तो आपको इन एनी केस करना ही करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी सर्वाइवल खतरे में। आपको पूरी दुनिया से जो थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं सो इंटरनली व्हाट डू एंड यू थिंक कि एक्सटर्नली। हमें अफगान इनको सफारती सतह पे इंगेज करने की जरूरत है या फिर अब हमें जवाब देना चाहिए? नहीं, हमें जवाब भी देना चाहिए और हमें सिफारती सतह पे भी इन्हें एंगेज रखना है। रशिया यूक्रेन के अंदर लड़ रहा है लेकिन डिप्लोमेटिक रास्ता खुला हुआ है। हाँ। अमेरिका पूरी दुनिया में जंगे करता है लेकिन डिप्लोमेटिक रास्ता खुला होता है। डिप्लोमेसी होती ही डिप्लोमेसी। हम जब ये इंटरनेशनल रिलेशन की पहली क्लास, मुझे आई स्टिल रिमेंबर, उसमें डिप्लोमेसी जब पढ़ाते थे तो पहला सबक ही ये था कि डिप्लोमेसी जंग को अवॉइड करने के लिए होती है। तो जब तक डिप्लोमेसी उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक थ्रेट ऑफ वॉर नहीं होता डिप्लोमेट्स के सर के ऊपर। सो हमें ग्राउंड के ऊपर भी अपने एक्शंस को कंटिन्यूड रखना है। इंटरनेशनल लॉ हमें इजाजत देता है कि हम टेरर हाइडआउट्स को जहां चाहें वहां पे टारगेट करें अपने मुल्क को सेव करने के लिए। आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन चार्टर का हमें इजाजत देता है इस बात की। और उसके बाद हम ये ग्राउंड के ऊपर अपनी पावर को भी प्रोजेक्ट करेंगे, तभी डिप्लोमेसी जो है वो कामयाब होगी। तो हमें दोनों एक्सेस के ऊपर एक साथ पैरेलल काम करना है। बिल्कुल सही। अहमद, दुनिया एक तरफ ये तो तस्लीम करती है कि अफगानिस्तान दहशतगर्द जमातों का गढ़ बन चुका है, वहाँ अलकायदा, तालिबान, टीटीपी, बीएलए, दाइश समेत हर तरह के दहशतगर्द हैं और वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करते, क्योंकि अफगान तालिबान हो या टीटीपी, उन्होंने बैत तो हिज़्बुल्लाह की हुई है और एक दूसरे को भाई भी कहते हैं। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि दुनिया इस दहशतगर्द तालिबान रजीम के खिलाफ अमली कार्रवाई करे, क्योंकि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान तक महदूद तो नहीं रहेगी, ये तो फिर सारे खित्ते को लपेट में ले लेगी। देखिए, बात यही है कि ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी दुनिया के ऊपर है। पाकिस्तान ने तो 40 लाख रेफ्यूजीज लेकर, पाकिस्तान ने तो अपने हिस्से का, जो पाकिस्तान का फर्ज था उससे कई हजार गुना ज्यादा पाकिस्तान ने काम किए। अमेरिका ने ये जो वॉर ऑन टेरर का सारा ये शुरू किया था 2001 के बाद, उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट तो फिर पाकिस्तान हुआ। दहशतगर्दी तो फिर पाकिस्तान के अंदर आई। और अब टीटीपी और बीएलए की सियासी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये क्रिएट ही तब हुई कि जब ये अमेरिका की जो प्रेजेंस थी अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान ने तो अपने हिस्से का काम पूरा किया। अब पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अफगान तालिबान सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे, वो सीपेक को टारगेट कर रहे। सीपेक पाकिस्तान से ज्यादा चाइना का इंटरेस्ट है। रशिया जो है इस खित्ते के अंदर एक रशियो चाइना अलायंस जो बन रहा है, उसमें वो एक ईस्ट की जब बात की जा रही है तो रशिया भी स्टेबिलिटी चाहता है। तो अफगान तालिबान बाय एक्सटेंशन रशियन इंटरेस्ट को भी टारगेट कर रहे हैं। ईरान स्टेबिलिटी चाहता है। अफगान तालिबान इसराइल के साथ भी थिक है और ईरान के इंटरेस्ट के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। तो टेक्निकली तो ये पूरे खित्ते की जिम्मेदारी है। लेकिन बिकॉज वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ रियल पॉलिटिक और एक न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर पे हम बात कर रहे हैं, जब तक अफगानिस्तान दूसरे ममालिक के इंटरेस्ट को एक हद से ज्यादा टारगेट नहीं करेंगे, तब तक वो मुल्क डायरेक्ट एक्शन अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ईरान है, ईरान के भी अफगान तालिबान जो है उतने ही दुश्मन है जितने पाकिस्तान के। ईरान के अंदर भी तकरीबन 2 मिलियन के करीब अफगान रेफ्यूजीज रह रहे हैं, लेकिन ईरान ने तब तक एक्शन नहीं लिया जब तक इन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लाइन में अफगानियों ने इसराइलियों को इंफॉर्मेशन नहीं दी। फिर उसके बाद ईरानियंस ने तकरीबन 1.5 लाख के करीब। लेकिन अगर चाइना और रशिया, अगर इस जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर इसमें चाइना और रशिया अगर आ जाते हैं तो फिर ये फ्रूटफुल हो सकते हैं। देखिए, बात यही है, फ्रूटफुल तब होंगे जब अफगान तालिबान के सर पे कोई ना कोई थ्रेट होगा।
उनके लिए जो नियरेस्ट थ्रेट है वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर की जो अफगानिस्तान की जो अवाम है वो इनके खिलाफ निकले और वो इनको ओवरथ्रो करे और एक वो हुकूमत आए जो अमन चाहती है, पीस चाहती है, दहशतगर्दी और ड्रग लॉर्ड्स जो ये बैठे हुए ऊपर वो ना हो। जब तक अफगान तालिबान को कोई थ्रेट नहीं होगा, ये दिस इज द रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तब तक वो नहीं बात सुनेंगे। इस वक्त उनको इंडिया का पैसा नजर आ रहा है, इस वक्त वो बिलियंस ऑफ डॉलर की कमिटमेंट जो इंडिया ने उनके साथ किया कि तुम पाकिस्तान पे हमले करते रहो, हम तुम्हें पैसे देते रहेंगे, इनको वो नजर आ रही है। वो जो थ्रेट है अभी तक वो इनके सर पे नहीं है। वो थ्रेट जब तक नहीं होगा तब तक ये जो मुज़ाकरात है इन टर्म्स ऑफ रियल पॉलिटिक्स वो कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल सही। और भारत जो गुज़श्ता कई महीनों से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दे रहा था, फिर गुज़श्ता हफ्ते DGISPR ने भी कहा था कि भारत इस बार समुंदर के रास्ते फॉल्स फ्लैग करेगा, और अब अचानक भारतीय प्रॉक्सीज के पाकिस्तान में हमले भी शुरू हो गए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये प्रॉक्सी हमले ही जारी रहेंगे या भारत अब बराह रास्त हमले का जवाब भी बना चुका है दिल्ली हमले के बाद? देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर जब इनका हुआ था और इन्होंने उसके बाद जो हजीमत इनको उठानी पड़ी थी, पूरी दुनिया जिस तरीके से इंडिया को देखना शुरू हो गई थी उसके बाद और अभी तक, उस वक्त ही ये लोग डिसाइड कर चुके थे कि इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला करना है। और अभी भी आप अगर ये देखें कि जो टेक्स्ट बुक इन्होंने पहलगाम में फॉलो की थी, एग्जैक्ट वही टेक्स्ट बुक इंडियन आर्मी, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडियन मीडिया एंड पॉलिटिशियंस वही टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं। पहलगाम में ये हुआ था कि इनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बहुत जल्दी पकड़ा गया था और लोगों ने कहा था कि आपने बगैर इन्वेस्टिगेशन के FIR दर्ज करा दी और पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया, आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, आप ये कैसे कर सकते हैं, 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, बगैर इन्वेस्टिगेशन के आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। और फिर लूप होल्स बहुत ज्यादा थे पहलगाम में। तो इस दफा जो ये दिल्ली वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसमें ये एक फसाड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का, ताकि दुनिया को कह सके कि हमने इन्वेस्टिगेट किया। उसी वजह से इन्होंने होम मिनिस्टर जो है वो अमित शाह, उसको इस इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज बनाया। अब अमित शाह की जो CV है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अमित शाह खुद, इसने जब जो दहशतगर्दी हुई, हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ कनाडा में, उसके बाद कनाडा ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए 5 मुल्कों की इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद कहा कि जो अमित शाह है ये दहशतगर्द है। सो अमित शाह का एक्सपीरियंस है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं, क्योंकि ये खुद एक दहशतगर्द है, तो ये किसी ना किसी तरीके से पार्ट रहा है। तो इस वजह से इसको इंचार्ज बनाया है ताकि ये वो इन्वेस्टिगेशन का जो फसाड है, जो आई वॉश है, जो ढकोसला है, वो क्रिएट करके इंडियन हुकूमत को दे सके ताकि वो पूरी दुनिया को बेचें कि हमने तो जी इन्वेस्टिगेशन की है। इन रियलिटी अभी कल ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसके बाद से इतने ज्यादा लूप होल्स इसमें आ चुके हैं। पहले इन्होंने कहा CNG का सिलेंडर है, फिर कहा एक कार के अंदर ब्लास्ट हुआ है, फिर कहा आग लगी है, फिर कहा नहीं RDX है, बहुत बड़ा हमला हुआ है, फिर इन्होंने कहा कि हमने 300 किलो का RDX जो है वो हमला हुआ है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि 3000 किलो RDX जो है वो इंडिया के किसी और शहर से पकड़ा गया। अब एक जो छोटे जहाज होते हैं वो 3000 किलो उनका वजन होता है। ये कहना कि कितना 3000 किलो RDX पूरे इंडिया के अंदर आ गया और जहां से भी इन्होंने पकड़ा है वहां से पकड़ा गया, ये इनकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और रियलिस्टिकली स्पीकिंग भी इंसानी दिमाग ये बात कबूल नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी चीज कैसे चलेगी। ये जो सारा बिल्टअप कर रहे हैं वो पाकिस्तान पे हमले के लिए ही कर रहे हैं, वो मिस एडवेंचर के लिए कर रहे हैं जो इन्होंने बहुत पहले प्लान किया हुआ था। सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि ये प्रॉक्सीज के थ्रू भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाते रहेंगे, लेकिन एक मिस एडवेंचर यानी एक मिसचीफ पाकिस्तान के साथ ये जरूर करेंगे। और यही अमित शाह जो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि मैं 31 मार्च 2026 तक तमाम ये जो दहशतगर्दों के नेक्सस हैं इनको खत्म कर दूंगा और ये आतंकवादी हैं, और इस तरह के बयान दिए थे। जी बिल्कुल, ये बिल्डअप इसी तरीके से ये सारा कर रहे हैं। ये अभी जो 30 अक्टूबर है उसको अजित कुमार डोवल ने भी एक बड़ा इसी तरह का स्टेटमेंट जो है उसने दिया। उसने कहा कि इंडिया में तो पिछले 10 साल से कोई दहशतगर्द कार्रवाई नहीं है, मेनलैंड इंडिया में, हाँ कश्मीर में होती रही। तो आई वाज शॉक्ड कि इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। इंडिया में तो कोई दिन नहीं गुजरता जब जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं 120+ वो इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज को टारगेट नहीं करती। तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो बात भी वो इसी वजह से कर रहे थे कि हम ये कहें कि इंडिया में तो जी पिछले 1 साल से कोई हमला
हमला नहीं हुआ, अब मेनलैंड इंडिया पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, लिहाजा अब हम पाकिस्तान के ऊपर जो है हमले का जवाब वो क्रिएट कर सके इंटरनेशनल प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए। सो उसी तरह ये जो स्टेटमेंट की आपने बात की है कि हम मार्च के अंदर जो है जो मार्च तक हम सारी दहशतगर्दी खत्म कर देंगे, फिर यही जो अमित शाह है इस वक्त जो इंचार्ज है इन्वेस्टिगेशन का, इसने ये स्टेटमेंट दिया इंडिया की पार्लियामेंट में खड़े होके कि जो गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है उसके ऊपर भी हम कब्जा करेंगे। सो ये जो सारे बयानात होते हैं, ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं इनके पॉलिटिशियंस की, उसको जब आप लाइन अप करें इनके ट्रूप्स ऑन ग्राउंड जो मूवमेंट हो रही होती है, तो उससे आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इंडिया क्या प्लान कर रहा है। सो उसी लिहाज से आप अगर इन दोनों चीजों को अलाइन करें तो आपको पता चलेगा दैट इंडियंस आर एक्चुअली प्लानिंग अ मिसएडवेंचर। ये एक मिसाइल्स के थ्रू या इस तरीके से या नेवी के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई मिसएडवेंचर लाजमी करेंगे। मोदी रजीम का तो ये टारगेट है, लेकिन जो कल दिल्ली में हुआ है उससे तो फिर उनके अपने सहाफी और अपोजिशन ने फॉल्स फ्लैग कह दिया हुआ है, क्योंकि भारत की तारीख है कि जब भी बीजेपी इक़्तिदार में आई है हमेशा भारत पर ऐसे हमले हुए हैं, चाहे वो उड़ी हमला हो, अमरनाथ हमला हो, पुलवामा हो, पठानकोट हो, पहलगाम हो और अब ये दिल्ली का हमला हो, और इस बार भी इंतखाबात का अमल शुरू हुआ था तो हमला हुआ है। क्या आलमी दुनिया अब भी भारत की इस मुनाफिकाना पॉलिसी को नहीं समझ रही या समझते हुए कार्रवाई से गुरेजा है? देखिए बात ये है, भारत की इस जो ये सारा जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, ये पहलगाम के ऊपर जिस वक्त पहलगाम हुआ उसी वक्त इंडियन जर्नलिस्ट ने कहना शुरू कर दिया था इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अभी भी जो हुआ है, इंडिया के जर्नलिस्ट हैं जो कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये चीज अभी इस वक्त जो टेम्पो वो बिल्ड कर चुके हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट 31 अक्टूबर को जो अजित कुमार डोवल है उसने एक स्टेटमेंट दिया और दैट वाज शॉकिंग। आई मीन फॉर मी एज एन इंटरनेशनल रिलेशंस स्कॉलर इट वाज अ शॉकिंग स्टेटमेंट। अजित कुमार डोवल सेड कि पिछले 12 साल से भारत में कोई दहशतगर्दी नहीं हुई, सिर्फ कश्मीर के अंदर कोई छोटे मोटे वाकयात हो रहे हैं। आई वाज शॉक्ड कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि चाहे वो रेड कॉरिडोर हो, चाहे सेवन सिस्टर स्टेट्स हो, कि वहां पे जो 120 आजादी की तहरीकें हैं वो तो टारगेट करती हैं डेली बेसिस के ऊपर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो अजित कुमार डोवल क्यों ये इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि इंडिया में कभी मेनलैंड इंडिया में हमला नहीं हुआ? तो अब जो दिल्ली के अंदर ये अटैक हुआ है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उस पे मुझे नजर आ रहा है कि ये बिल्डअप उस वक्त से करना शुरू कर रहे थे कि भाई इंडिया पे तो कभी हमला हुआ ही नहीं, अब मेनलैंड इंडिया पे हमला हो गया, लिहाजा अब हमने पाकिस्तान को बहुत बड़ा जवाब देना है। तो वो जो जस्टिफिकेशन थी इनका, जो एक बड़े मैग्नीट्यूड का एक मिस एडवेंचर ये करना चाहते थे, तो उसका बिल्डअप तो इन्होंने शुरू कर दिया था तकरीबन 10-15 दिन से। सो आई थिंक कि अभी जो जर्नलिस्ट वाली बात आपने कही है वो नहीं रोकेगी, बिल्डअप कर चुके हैं, मीडिया पे हाइप बिल्ड हो रही है। ऑल्दो इनके एंकर्स अभी थोड़ा कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन का वेट कर रहे हैं, ये आप देखेंगे अगले आने वाले 24 घंटों के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने जो फेक करनी है वो कर आके सारा मलबा पाकिस्तान जी बिल्कुल ऐसे। तो अब बिल्डअप क्योंकि ये कर चुके हैं, अब सिर्फ ये खाना पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप पे। अरशद साहब, जिस तरह तेजी से दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में आई है, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि सिविल मिलिट्री क़यादत की एक ग्रैंड सतह पर बैठक हो और दहशतगर्दी के खिलाफ यकसा कौमी हिकमत अमली अपनाई जाए, जैसे नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, और अब बाकायदा एक्शन से जवाब दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक स्ट्रेट अवे आप बिल्कुल सही मौक़िफ़ पे आ गई हैं। जब तक आप अपने अंदरूनी हालात को स्ट्रेंथन नहीं करते, उसका दुश्मन जो है आप उसको फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि जब तालिबान ने दोहा में मुज़ाकरात करने शुरू किए, 2-3 साल उन्होंने लिंगर ऑन किया, उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली मक्कारी से असेस भी कर लिया कि इनके अंदरूनी मुआशी और सियासी हालात ठीक नहीं है। तो शायद हम अपनी अमाजगा ऐसे दहशतगर्दों को बना के इनके ऊपर प्रेशर डाल सकेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें, जब तक आप घर से अच्छी खबरें नहीं देंगे, जब तक आप घर से एक बयानिया नहीं लेके आएंगे और उस बयानिया में कोई ऐसी मुखालफत नहीं होगी, एक दूसरे पे यकीन रखें। बिकॉज हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा एक रिक्वायरमेंट है कि हमारी सरहदें महफूज रहें और हमारे मासूम शहरियों का नुकसान ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं खुदा न खासा जिस रफ्तार से ये दोनों चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एक मौक़िफ़ अपनाना होगा और इस स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ के साथ जाके दुनिया के साथ और ख़ास तौर पे मशरिक़ और मगरिब को ये बताना होगा कि हम मुत्तहिद हैं और एक ही पॉइंट पे इंशाअल्लाह खड़े होके
अपना दिफा करेंगे। बिल्कुल सर, जिस तरह वाना कैडेट कॉलेज पर हमला और फिर इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका हुआ है, अब दहशतगर्दाना ग्रुप्स की कमांड एंड कंट्रोल को तोड़ने के लिए फिजाई और जमीनी इंटेलिजेंस में कौन सी तेजी लाई जा सकती है? देखिए, हमने तो बड़े पहले से हमारे जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने बड़े पहले से बयान दे चुके थे कि आप इन लोगों पे इत्तफा ना करें, ये बिल्कुल सीरियस नहीं है, इनके अंदर मुनाफिकत है। इन्होंने ये समझा कि इनका जुग्राफिया और हाफजा जो बहुत हद तक अब कमजोर हो चुका है, और ये अपने उस बयानिए से दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि ये शायद मासूम और मजलूम है। हालांकि ये मक्कारियत और दूसरी दुनिया की जो दूसरी ताकतें हैं उनके आलाकार बनना चाह रहे थे। तो हमने तो बड़ा पहले भी इनको क्लियर बता चुके थे कि हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे, आपको अमन की तरफ लेके आएंगे, लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता इस तरफ ना आए तो हमारे पास जो सबसे बड़ी ऑप्शन है, ऑब्वियसली उसमें कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो एयर ऑप्शन है। और मेरे ख्याल में तो अब हमें एक बिल्कुल मरबूत तरीके के साथ उन तमाम निशानों को, रमाजगाहों को, पनाहगाहों को, ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाना चाहिए, जहाँ पे हमें पता है कि ये लोग कहाँ छुपे हुए और कहाँ क्या दब के बैठे हुए हैं। ये इंफॉर्मेशन दे के एलानिया तौर पे हमें जाना चाहिए, बगैर गैर एलानिया आप करने की जरूरत नहीं। बार बार वही बात जो आप और मैं पहले कर रहे थे कि कौन से एक आवाज उठे और फिर उठ के हम ये लोगों को बताकर दुनिया की अक़वाम आलम को अपने साथ लेकर चले और उन दहशतगर्दों का निशाना हवाई ताकत से पहले बनाए, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो देखा जा सकता है कि जमीनी रास्ते से हम क्या कर सकते हैं। सर, वाना में जो खारजी मौजूद हैं उनके बारे में सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि वो मुसलसल अफगानिस्तान से राब्ते में है। पाकिस्तान ने सफारी सतह पर हर सतह का ऑप्शन इस्तेमाल किया, मगर दहशतगर्द अपनी ढटाई पर कायम रहा है। अब क्या हमारा आलमी असूलों के मुताबिक अस्करी एक्शन करना हक नहीं बनता? देखिए, ये सिर्फ आप और मैं नहीं कह रहे, ये मैं और आप बिल्कुल इस पे कोई हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। इंटरनेशनल फोर्सेस ने, इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशंस ने ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि कौन से दहशत ग्रुप और खारजी ग्रुप हैं जो कि अफगानिस्तान में इस तालिबान हुकूमत के जेर साया, जेर पनाह बैठे हुए हैं। इनको, जिन्होंने इनको ठिकाने बनाए हुए हैं, उस पर तो दुनिया बड़ी क्लियर है। और अगर ये यही हरकत करते रहे तो मुझे ये शक है और मुझे डर है कि इनके ऊपर दोबारा से वो रेड शुरू हो जाएंगे जिसपे ये एक दहशतगर्द स्टेट कंप्लीटली डिक्लेयर हो जाएंगे। इसलिए इसमें तो हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारा हक है। हम अपने हक को इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के ऊपर निशाना बनाएंगे और इनके ठिकानों को मलिया करना चाहिए। इसमें बहुत देर हो चुकी, हमने बहुत अमन से, बहुत प्यार से काम ले लिया, हमने इनको बार बार वार्न किया। अभी मैं देख रहा था कि टर्की के सीनियर ऑफिशियल्स भी आ रहे हैं, मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, हम उनको एंगेज करेंगे, लेकिन अगर उनको साथ लेके चलें और ये वाकयात की शवाहिद उनके सामने रखें तो उनको भी इस पे कोई एतराज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे बात खत्म नहीं हो रही, ये आगे भी चले। क्योंकि उससे पहले भी तो हम बहुत सारे सबूत दे चुके हैं और बारहा दे चुके हैं और बड़े क्लियर सबूत दे चुके हैं। सर, अफगानिस्तान से जो कार्रवाइयाँ हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। इस्लामाबाद में धमाका भी खवारिज और भारतीय स्पॉन्सर्ड था। भारत खुलकर अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का अपने दिफा के लिए क्या दोबारा टारगेटेड हमले कंधार और काबुल में मौजूद उन दहशतगर्दों के ठिकाने पर करना लाजिम नहीं हो गया कि अब दोबारा से वो शुरू किया जाए, या फिर हम अपने वो जो सीज फायर का जो हमारा स्टेटस है उसको अभी हम रखें मेंटेन, क्योंकि अभी एक वक्त दोबारा आने वाला है, दोबारा से बातचीत होनी है मुज़ाकरात के लिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? मैं तो बड़ा क्लियर हूँ चीज़ में। देखें, हमने हमेशा अमन की बात की, हमेशा मुज़ाकरात की बात की, हम एयरपोर्ट से वापस चले गए और हमने क्या स्टांस क्या है, हमारी डिमांड्स क्या हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। क्या हम किसी इलाके पर अपना कब्जा करना चाहते हैं? क्या हम इनसे तिजारती सहूलत लेना चाहते हैं? क्या हम इनसे किसी कोई और माली मुनाफा लेना चाहते? एक ही बयान, तो एक ही रिक्वायरमेंट है कि जो दहशतगर्द है उनको पनाह ना दी जाए। और ये बिल्कुल आपका असूली मौक़िफ़ और असूली हक है कि अगर ऐसा कोई मुनाफिकत होती है, अगर इसकी रुदगरानी होती है तो ये हमारा हक है और हमें इस हक को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी वजह कि जब आपने पिछली दफा इन पे हमले किए, इनको सबक सिखाया, तो उसमें कमी आ गई थी। अब ये कल के बाद से दोबारा से
ये इसमें जो तेजी आ रही है उसको अभी से हार्नेस करना चाहिए, और उन जगहों पे वो जो कहते हैं ना, निप द इवल इन द बड, उस इवल को बड से मिटाने के लिए फौरी तौर पर टारगेटेड, वेल कैलकुलेटेड एंड शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद द वर्ल्ड वी मस्ट लॉन्च। सही। सर, DGIS-PR ने भी गुज़श्ता हफ्ते हमें बता दिया था कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, समंदर के रास्ते से करेगा, और फिर वही हुआ। अब हम देख रहे हैं कि एक और उन्होंने किया, दिल्ली में धमाका हुआ, और मोदी मीडिया है उसने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या भारत इसकी आड़ में बरह रास्त हमला कर सकता है? देखिए, मैं बड़ा कन्विंस हूँ कि अभी भारत में इतनी सख्त नहीं है ज़हनी तौर पे और अपनी फौज के लिहाज से भी कि वो डायरेक्ट हमला कर सके। वो इसी किस्म के फ्लैगशिप ऑपरेशंस करता रहेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त है कि जब अमेरिका हमसे इतनी दोस्ती बरकरार रहा है, या चीन के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, हम ये बार बार कह रहे हैं कि सफारती लिहाज से इस वक्त हम बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उस अच्छाई को और उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करना चाहिए, और अमेरिका को हमें बबांगे दोहल ये बताना चाहिए कि किस तरह से हमारे खिलाफ क्या क्या जो आलात हैं और जो हमारे खिलाफ फोर्सेस हैं वो जो हमारे ऊपर अटैक कर रही हैं या करवा रही हैं, और उसको अकाउंटेबल करना चाहिए। वरना इस मोहब्बत, इस प्यार और इन सहूलियात का हमने क्या करना है अगर हमारे मासूम तो सर, अगर महफूज नहीं है। सर, सपोज अगर डायरेक्ट हमला होता है भारत या अफगान तालिबान की जानिब से, तो आपके ख्याल में फिर पाक अफवाज का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? कितना सख्त और खतरनाक होगा? लेकिन जहां तक आपकी मगरबी सरहद है, वहां पे तो मुझे नहीं ख्याल पड़ता कि वो किसी हद तक, मैं कोई गरूर में नहीं कह रहा कि वो इस काबिल होंगे कि हमारे साथ आके किसी किस्म के भी हमसे कोई पंगा ले सके। जहां तक मशरकी सरहद है, मुझे समझ नहीं आती कि हिंदुआता सोच को ये क्यों नहीं पता चल रहा कि अगर वो इस किस्म की हरकत करेंगे तो इस दफा तो तबाही और बर्बादी है, इस दफा तो कोई लिमिट नहीं है, इस दफा कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी। बिकॉज हम कब तक इस बयानिए को लेके पढ़ते जाएं कि अमन हमारी कमजोरी है, अमन हमारी कमजोरी है। हमारे पास जो चीजें हैं फिर उनका इस्तेमाल खुला होगा, और उस हद तक होगा कि फिर शायद दुनिया के लिए भी कोई तबाहकुन मिसाल बन सकती है। ये हिंदुस्तान के लिए बड़ा क्लियर मैसेज जाना चाहिए। बिल्कुल सही। और सर, अब डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन के साथ साथ डोंट यू थिंक कि साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस हाइब्रिड टूल्स को ज्यादा जारहाना तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए? देखिए, ये वो बातें जो कि मैं नहीं समझता हमें इस प्लेटफॉर्म से कहनी चाहिए। इसकी में तो दो राय नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने पिछले सानहे में, मई वाले सानहे में आपने ये साबित किया कि हम उस पर जिस अबूर और जिस हद तक जा चुके हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए बहुत आसान है। मेरे ख्याल में तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी जब उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपना पोस्चर करेंगे। और पोस्चरिंग के साथ ये याद रखिए, जब तक इन बुज़ुलों को आप आईनी हाथों से नहीं निपटेंगे, ये इन छोटी मोटी साइंसी टेक्निक से नहीं बाज आने वाले। मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की लीडरशिप और हिंदुस्तान की आवाम को ये रियलाइज करना चाहिए कि अगर आप हमें वॉल के अगेंस्ट बहुत दूर तक ले जाएंगे तो फिर हम वो खुददार कौम हैं जो किसी हद तक जा सकते हैं, और फिर हम किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिकॉज फिर हमारी सालमियत का सवाल होगा। ठीक। और सर, अगर हम बरह रास्त जंग में दोबारा जाते हैं तो हमारे पास मौजूदा फिजाई असासाजात और मिसाइल कमांड को जदीद टेक्नोलॉजीज के साथ किस तरह मरबूत किया जाए ताकि दुश्मन के जो अहम कमांड है, कंट्रोल है, लॉजिस्टिक्स हैं और फिजाई असासों को कम से कम वक्त में नाकारा बनाया जा सके, और इस अमल में आप यूं कहें कि एस्केलेशन या स्केल अप के खतरात को कैसे कंट्रोल किया जाए? ये बात तो मैं आपको बड़े वसूख से और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जहां तक एयर पार है, एयर पार इस वक्त इस तैयारी की हालत में है कि बहुत ही कम अरसे में हम नॉर्थ से साउथ तक अपनी डिप्लॉयमेंट विदाउट एनी डिलेइंग वैल्यूएबल टाइम कर सकते हैं। वन सेकंड, जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह असासाजात हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरह है कि हमें कोई मूवमेंट की इस तरह जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। तीसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात की जो मरबूत, मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपके साथ ये बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स की तो जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेशन है
वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स की तो हमेशा से आपस में कोऑर्डिनेशन रही है। तो जो कलेक्टिव ऑपरेशंस हैं और जो मजीद आपने बात की रॉकेट फोर्स कमांड बनने के बाद प्रॉब्ली जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग है वो शायद मजीद फ्लेक्सिबल हो चुकी है। इसलिए ये कोई इतना बड़ा हमारे लिए इंशाल्लाह टास्क नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे ये अवॉइड हो जाए। अरशद साहब, जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है तो कोई बाकायदा ना उनके पास फौज है ना फिजाइया, तो उन पर अगर हमला किया जाए और निशाना बनाया जाए दहशतगर्द ठिकानों को, तो पाकिस्तान के पास फिजाई लिहाज से कौन कौन से तैयारे और मिसाइल्स हैं जो जल्द अज जल्द उनका खात्मा कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से तो बहुत बड़े एसेट्स हैं और इधर जाने के लिए तो आपको कोई J-10 इस्तेमाल करने की भी शायद जरूरत ना पड़े, बिकॉज हमारे पास बिल्कुल डेटा तैयार है, हमारे पास कैंप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारे पास जो JF-17 के पास बॉम्ब्स अवेलेबल हैं वो इंतहाई आसानी के साथ उन टारगेट्स को अपनी हदूद के अंदर रहकर उनको निशाना बना सकते हैं। उसके साथ हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह F-16 और मिराज तैयारे हैं वो भी इस काबिल हैं, बिकॉज आपको पता है कि वहां से रेजिस्टेंस तो है कोई नहीं, सिर्फ एक ग्राउंड के ऊपर उन्होंने अपने जो कैंप्स बनाए हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई किसी किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के नुकसान या रेजिस्टेंस की तवक्को नहीं है। सो कोई भी जहाज हमारा जो हमारे एसेट्स में है इंशाअल्लाह वो बड़ी आसानी के साथ अपने टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है प्रिसीजन, और जो आजकल हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, तो वो सब प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स, प्रिसीजन वेपन्स फ्रॉम फार्दर ऑफ रेंजेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं और वो चंद घंटों में इनके ऊपर लॉन्च किए जा सकते। बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।